गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग परमाणु की संरचना तथा बोहर का परमाणु मॉडल इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आइए इसमें समझते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग। तो रदरफोर्ड, गाइगर तथा मार्सडेन ने एक प्रयोग किया जिसमें जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, और इसके बाद इस चित्र को हम लोग समझेंगे इस प्रयोग को, और इसमें से जो अंडरलाइन है, हाइलाइटेड पार्ट है, उसको आप केवल उतना ही कॉपी में नोट करेंगे और चित्र बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा कणों का एक स्रोत है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पोलोनियम, जिसको सीसे लेड की पट्टिका में रखा गया है, और इस अल्फ़ा कणों का संकीर्ण किरणपुंज इस लेड की पट्टिका में से निकलता है, और यहाँ सोने की बहुत पतली पत्ती रखी होती है जिसमें से होकर ये गुजरता है। तो इस प्रयोग को करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला और इसको कैसे उन्होंने संपादित किया, इसको आइए समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा किरण, यहाँ पे ये क्या हुआ कि इनका प्रकीर्णन हुआ, यानी कि ये जो है अलग अलग दिशाओं में कुछ विक्षेपित होते हैं, कुछ सीधे निकल जाते हैं और कुछ वापस लौटते हैं, लगभग 8000 में से एक। तो आइए इसको समझते हैं इस प्रयोग को। तो संकीर्ण छिद्र में अल्फ़ा कणों के स्रोत जैसे रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम रखा गया है। इस छिद्र के सामने सोने की एक पतली पत्ती जी रखी गई है, जिसको आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, जिस पर पोलोनियम से निकलने वाले तीव्रगामी अल्फ़ा कण संकीर्ण किरणपुंज के रूप में आपतित होने लगते हैं। सोने की पत्ती से गुजरने के बाद इन अल्फ़ा कणों की उपस्थिति को जानने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया गया, जिसके सामने जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगा दिया गया। तो जिंक सल्फाइड के पर्दे पर अल्फ़ा कणों के कारण प्रस्फुरण की क्रिया अर्थात हल्के प्रकाश का उत्पन्न होना होता था, कि यानी पता चलता था कि कहाँ पे अल्फ़ा कण जा रहा है। तो रदरफोर्ड ने देखा कि सोने की पत्ती से गुजरने के क्रम में ये कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं, यानी कई दिशाओं में ये विक्षेपित होते हैं। अब इन अल्फ़ा कणों के अपने मार्ग से विक्षेपित होने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग कहा जाता है। तो प्रयोग में सूक्ष्मदर्शी को पत्ती के चारों ओर घुमा कर जो प्रस्फुरण की घटना है, उससे प्रस्फुरण की संख्या गिन ली गई। तो इसमें देखा गया कि अधिकांश अल्फ़ा कण पत्ती के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं, अर्थात इन कणों का प्रकीर्णन बिल्कुल ही नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अल्फ़ा कण काफ़ी अधिक कोणों से प्रकीर्णित होते हैं तथा कुछ बहुत कम 8000 में से एक कणों का प्रकीर्णन लगभग 180 डिग्री तक होता है, यानी वो वापस लौट आते हैं, अर्थात वे सोने की पत्ती से परावर्तित हो जाते हैं। अब ये जो अंडरलाइन यहाँ पे जो हाइलाइटेड पार्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इनका निष्कर्ष, इन प्रेक्षणों से रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब अल्फ़ा कण धातु की पत्ती से गुजरते हैं तो अधिकांश कण जो सीधे निकल जाते हैं वे किसी बल का अनुभव नहीं करते हैं, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वे अल्फ़ा कण जो छोटे कोणों से प्रकीर्णित होते हैं, जिनके कोण कम होते हैं, छोटे कोणों से प्रकीर्णित होते हैं, वो अवश्य किसी प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। चूँकि अल्फ़ा कण धनावेशित होते हैं, अतः इन्हें विक्षेपित करने के लिए किसी अन्य धनावेशित कण का होना आवश्यक है। इस आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश एक स्थान पर केंद्रित रहता है, जिसको कि हम लोग बाद में केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। कुछ अल्फ़ा कण ऐसे भी होते हैं जो 90 डिग्री से अधिक कोण से प्रकीर्णित होकर वापस लौट आते हैं। स्पष्टतः यह कण परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित कण के बहुत निकट से गुजरने के कारण तीव्र प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं तथा वापस लौट आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ एक कण बिल्कुल वापस लौट जाते हैं इस तरह से। तो इसके आधार पर आप ये चीज़ें नोट करेंगे। इन परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल दिया, जिसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इस रदरफोर्ड के परमाणु